Assalamualaikum, how are you? चलिए अस्सलामुअलैकुम। चलें हमने टॉपिक कंटिन्यू करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में क्या चीज़ें देखी थी, पहले हम उनको रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आज नई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। नए कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ऐड करेंगे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। और हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें देख ली थी, क्या-क्या चीज़ें सीख ली थी। हम लोगों ने इसके अंदर मैग्नेट को डिस्कस किया था, मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था। मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेटिज्म क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज़ अ मूविंग चार्ज, या फिर दैट इज़ अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डेफिनिटली चार्ज मूव कर रहा है तो देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कॉजेस अ राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज, या फिर अगर मैं परमानेंट या टेम्पररी मैग्नेट्स की बात करूं तो रीजन अराउंड दोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जहां पर वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स का एक्सर्ट या एक्सपीरियंस कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। अच्छा, एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस इस तरह के अगेन म्यूचुअल फोर्स होती है, ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन टू ऑपोजिट पोल्स और लाइक पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय बी, उसे मेजर किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर्ड इन टेस्ला, मैंने कहा था कि फ्लक्स कहते हैं आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, फ्लक्स डेंसिटी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, अगर मैं इसको लफ्जी बयान करूं तो। और पासिंग थ्रू टोटल एरिया अगर देखा जाएगा, ठीक है, द इंटायर पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफिक एरिया, दैट वुड बी फ्लक्स, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी इज पर यूनिट एरिया, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ कैरिंग अ यूनिट करंट इन इट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड is 1 Newton, so the magnetic flux density is 1 टेस्ला, ठीक है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बाकायदा आगाज किया था इस तरह कि मैंने कहा था देखें, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द मेन टॉपिक जो है हमारा, इस स्क्रीन को सेट करो। चले, सो द मेजर टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड पोजेस्ड बाय करंट इन अ कंडक्टर, या फिर अ मूविंग चार्ज, या फिर करंट इन अ सोलेनोइड। ये सारी बात हम लोग ने करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कि अगर एक कंडक्टर स्ट्रेट वायर, उसके अंदर करंट जा रहा हो तो उसके अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है हमारे पास, ठीक है। और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो इट वुड बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और वो हम लोगों ने राइट हैंड ग्रिप रूल से उसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाया था। राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंगली हमने कहा था जो थंब है दैट इज प्लेस अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द कर्ल्स ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था। मैंने कहा था क्रॉस in any case as in for the current or for the magnetic field, cross would be representing into the page, और वैसे वो एग्जाम में मेंशन करता है इस बात को। तो डॉट यूजली इज रिप्रेजेंटेड फॉर आउट ऑफ द पेज, तो इफ इट्स इनटू द पेज तो अगर इनटू द पेज है, क्रॉस लगा हुआ है, तो थंब वुड बी प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। और अगर वो डॉट लगा हुआ है, आउट ऑफ द प्लेन बोल रहा है, तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने कहा था कि अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ना, वो हर सिचुएशन में एक नए अंदाज से कैलकुलेट की जा रही है। नए अंदाज से मुराद ये है कि अगर एक सिंगल वायर है उसकी फ्लक्स डेंसिटी वुड हैव अ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एट फ्लैट कॉइल आज पढ़ेंगे, सोलिनॉइड आज पढ़ेंगे, तो डिफरेंट फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर उनकी फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। होल सोल फैक्टर, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ तो एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज द करंट। डेफिनेटली कॉज करंट है तो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी फिजिकल फैक्टर्स डिपेंड करता है मैं किस मटेरियल के अंदर या किस ऑब्जेक्ट में करंट दौड़ा करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूँ, मतलब इज इट अ फ्लैट कॉइल, इज इट अ सिंगल वायर कंडक्टर और अ सोलिनॉइड। सिंगल वायर के लिए मैंने कहा था कि देखें, पहली बात ये कि फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस इस चीज का, सर्कमफेरेंस इस चीज का कि सिंस आपके पास ये सर्कुलर जो जो फील्ड है आपके पास वो सर्कुलर रिंग पैटर्न्स में है, ठीक है ना। तो अब ये जो पूरी इंटायर एक रिंग है, इसके मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर खड़ा हो जाऊं, किसी भी पॉइंट से अगर मेजर करूं, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर सेम निकलने वाला है, रेडियस होगा उसका, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। वो डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर अल्टीमेटली बिकम्स द रेडियस ऑफ दैट सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर रिंग। तो मैं कहता हूं जनाब, जितना बड़ा सर्कमफेरेंस होगा उतना ही बड़ा डेफिनेटली सर्कुलर रिंग है, उतना उसका ग्रेटर रेडियस होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सर्कमफेरेंस टू पाई डी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके हमने कांस्टेंट लगाया था म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू मैंने कहा था 4 पाई 10⁻⁷ है। स्पेसिफिक केस में जब मैंने 4 पाई 10⁻⁷ लिखा था, तो 2 पाई एंड 2 पाई कैंसिल आउट हुआ था, 2 बचा था 2 10⁻⁷ आई ओवर डी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं कि लेट्स से कि वी नीड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक चीज तो ये है कि जनाब, आप एक सेकंड दीजिएगा, देयर आर टू मेनी टैब्स ओपन ओवर हियर। चलें जी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो पहला काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं करंट बढ़ा दूँ, राइट। बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मतलब फर्दर बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, रेंज में नहीं, लाइक ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस कम कर लें, तो वो तो डेफिनेटली फिजिकल फैक्टर है उसका। जो मतलब जो सोर्स का फील्ड स्ट्रेंथ, फ्लक्स डेंसिटी ना, वो इंक्रीज करना है, उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एक तरीके का तो करंट बढ़ा दिया था, दूसरा तरीका ये कि आप थोड़ा सा उसके फिजिकल फीचर्स को चेंज करेंगे। अब सबसे पहला फिजिकल फीचर जो हम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, हम एक वायर को फ्लैट कॉइल के अंदर तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फ्लैट कॉइल हम किसे कहते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। डायग्राम्स टाइम बचाने के लिए पहले से मौजूद है। दिस इज अ फ्लैट कॉइल। ये है क्या चीज़, इस चीज़ को अभी देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंगल वायर था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। आई एम लुकिंग फॉर अ वायर राइट नाउ, ठीक है। आई हैव सो मेनी वायर्स बट एवरी वायर इज समहाउ कनेक्टेड टू सम अदर थिंग। तो जनाब एक ये वायर जो थोड़ा सा फारिग नजर आ रहा था, इस वायर को मैंने यहाँ से यूज कर लिया। तो अब तक हमने एक सिंगल वायर लिया था, ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है। ओके, वी हैड अ सिंगल वायर। मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। मुझे पता है कि जनाब इसमें करंट लेट से अपवर्ड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे रिंग्स में है जो ऑल ओवर दी वायर, अराउंड दी वायर मौजूद है, आपके पास स्लीव की तरह से है, ठीक है। करंट बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई, फील्ड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ चुकी भी है। फ्लैट कॉइल ये था कि जब मैंने इसी वायर को एक सिंगल लूप दिया इस तरह करके, और अब मेरे पास वायर कुछ इस तरह हो चुका हुआ है, जैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये वही एक सिंगल वायर है, ठीक है। लेकिन अब याद करें कि इसमें करंट जा रहा था ऊपर की जानिब, लेकिन वो ऊपर की जानिब इस वाली साइड से था, लेट्स कॉल इट साइड ए। लेकिन यहां से ये घूम करके वापस नीचे आ रहा है, लेट्स कॉल इट साइड बी। तो अब इस कॉइल के दो साइड्स हो चुके हुए हैं, साइड ए जिसमें करंट जा रहा है अपवर्ड, एक है साइड बी जिसमें करंट है टेक्निकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना राइट हैंड रूल लगाऊंगा, ग्रिप रूल लगाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रिप रूल ये इस तरह लगेगा ऑन द साइड ए, करंट बीइंग अपवर्ड, एंड साइड बी में करंट बीइंग डाउनवर्ड, वो इस तरह लगेगा, ठीक है। अब इस चीज को ले आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो एग्जैक्टली यही चीज हम लोगों ने अभी देखी। मैंने कहा साइड ए में करंट वाज अपवर्ड, साइड बी में करंट वाज डाउनवर्ड। अब अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड ग्रिप रूल, आपके पास साइड ए में जो करंट की डायरेक्शन थी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द ग्रिप रूल, जो साइड बी में करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, दैट वाज क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये रिंग्स इस तरह जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये आगे बढ़ के कुछ यूं हो जाएंगे। ये थे साइड ए के रिंग्स। अब साइड बी के रिंग्स देखें तो ऐसे करके जा रहे हैं,
तो जो सेंटर वाला पार्ट है, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट, उसमें साइड बी की तरफ से जो रिंग्स आ रही हैं उनकी डायरेक्शन भी इनवर्ड्स नजर आ रही है मुझे साइड ए की तरफ से, और जो साइड बी की तरफ से फील्ड है इस साइड पे उसकी फील्ड लाइंस भी इनवर्ड जा रही है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सेंट्रल पार्ट है उसमें द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सिर्फ इस सेंटर वाले पार्ट में इज सेम फ्रॉम बोथ द वायर्स, दैट इज इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। Now, since आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब द फोर्स exerted by this magnetic field on a north pole, the direction of the magnetic field लाइन्स ऑफ फोर्स वो एक ही डायरेक्शन में हो चुकी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी हुई होगी, जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी हुई होगी, वो ट्वाइस हो चुकी हुई, बट ओनली विद इन दी कॉइल, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि इट वुड बी लेसर, यहाँ पर आपके पास फील्ड डबल हो चुकी हुई है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने लूप दिया था, तो जो करंट की अरेंजमेंट थी उस हिसाब से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही थी। ये क्लॉकवाइज होते हुए अंदर की जाने जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, या उल्टा बोल दिया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होते हुए, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक लूप और दे देता, एक दफा और घुमा देता, तो आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज जरा डबल हो जाते, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, यहां से क्लॉकवाइज डबल हो जाते, तो ये जो स्ट्रेंथ है ये फर्दर इंक्रीज हो जाती, मैं नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाता चला जाता, तो मेरे पास जो सेंटर में स्ट्रेंथ है एंड नाउ इवन एट द आउटसाइड वो ग्रेटर होती चली जाती, तो जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है, जो ओवरऑल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। फ्लक्स डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, फ्लक्स याद करें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो जब मैं वायर को लूप दे जा रहा हूँ तो विद इन दिस एरिया द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, जो एक एक पर्टिकुलर एरिया में से गुजर रही थी, ठीक है ना। अगर मैं इसी बॉक्स की बात कर लूँ तो इसमें से अभी लेट से कि दो लाइंस आ रही हैं, एक लूप और दे दूंगा तो दो और चली जाएंगी, चार हो जाएंगी, फर्दर मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती चली जा रही हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी एज इन द फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, कैसे, आपने एक फ्लैट कॉइल लिया, अब यहाँ से हमारे समझ में आया कि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दूं तो मेरे पास ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी मल्टीपल टाइम्स जितने मैं लूप्स बढ़ाता चला जा रहा हूँ, राइट। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद हम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे, ठीक है। और वो डायग्राम शायद नजर, यस बिल्कुल नजर आ रही है, दैट वुड मेक अ सॉलिनॉइड, ठीक है। तो इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे किया क्या था। अ सिंगल वायर a single wire is given a loop such that the current on each side of the flat loop is in opposite direction, opposite direction, and so is the magnetic field, ठीक है, and so is the magnetic field, ठीक है। The field lines at the center of the coil are in same direction, hence
द फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम सिंपल बी से लिख रहे हैं उसके सिंबल से, इज डबल्ड एट द सेंटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हमें लेके जा रही थी, वो ये कि अगर हम नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो वहां पर हमारे पास जितने नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहा हूँ उतने टाइम्स फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिक्स आएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और वो ये है कि हमारे पास द नंबर ऑफ, as we increase the number of field line, as we increase the number of loops, as we increase the number of loops, the flux density increases by same factor। ठीक है। अब ये जो फ्लक्स डेंसिटी है हमारे पास, ये सेम फैक्टर से इंक्रीज हुए चली जा रही है, मतलब नंबर ऑफ लूप से n टाइम्स। तो अब मसला ये है कि थोड़ी सी चेंजेस ये आती हैं कि जब मैं नंबर ऑफ लूप्स प्रॉपर्ली बढ़ा दूंगा ना, तो वहां पे शेप भी थोड़ा सा सिलिंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है। और वो एक फ्लैट कोयल के बजाय वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं अ सोलेनोइड। सोलेनोइड हम किसे कह रहे हैं? तो देखिए, मैं उसी तार को एक दफा वापस लेकर के आता हूँ कि ये मेरे पास तार था। ठीक है। अब ये मैंने एक सिंगल लूप दिया था, इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स तो इट्स गोइंग सिलिंड्रिकली अहेड, राइट, ऐसे स्पाइरल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है, इसे हम कह रहे हैं सोलेनोइड। अब हुआ कुछ यूं था कि देखें, आपके पास ये ऊपर वाली डायग्राम को अगर मैं स्ट्रेच करते चले जाऊं, मतलब स्ट्रेच से मुराद ये है कि जब मैं एक लूप और बढ़ाऊंगा, तो पहले तो ये बिल्कुल गोल थी, एक लूप लाने से थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था। मैं फर्दर एक लूप लाऊंगा तो ये फर्दर थोड़ा सा स्ट्रेच होती चलेंगी फील्ड लाइंस। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सो दैट कि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ आ जाती है सिलेंडर की। तो आपके पास जो फील्ड पैटर्न है, नाउ इट्स नॉट सर्कुलर एनीमोर, इट्स नाउ रिजेंबलिंग द फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है ना, क्योंकि आपने उस सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है ज्यादा, राइट। तो नाउ इट टोटली रिजेंबल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो जहां पर आपके पास एक पोल, दो डिफरेंट पोल्स हुआ करते थे, नॉर्थ एंड साउथ, एंड जिसमें से नॉर्थ में से फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही थी एंड साउथ में से फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड्स आ रही हैं, राइट। यहाँ पे बात यह है कि साउथ एंड नॉर्थ का अंदाजा कैसे लगाएंगे? ग्रिप रूल शायद मैं नहीं लगा पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे एक एक पार्ट के ऊपर ग्रिप रूल लगाना पड़ेगा, दैट वुड बी वेरी हेक्टिक। तो यहाँ पर आपको ओलेबल से भी याद होगा कि हम ग्रिप रूल ही यूज करेंगे, उसकी असाइनमेंट चेंज कर देते हैं। असाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं कि पहले हमने अपने थंब को अलाइन किया था विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और कर्ट ऑफ द फिंगर्स को हमने रिस्पॉन्सिबल कर दिया था कि भाई आपने हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर बगौर देखें कि अब आपका करंट जो है वो लूप्स में घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड खासी स्ट्रेट हो चुकी हुई है, तो हम ये असाइनमेंट चेंज कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि जनाब, नाउ द फिंगर्स विल बी अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द thumb of the right hand would be representing the magnetic north, तो opposite direction डेफिनेटली आपके पास साउथ हो चुकी हुई है। तो अगर स्पाइरल करंट का कुछ इस तरह से है, तो वो आपके पास नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करूंगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न इज रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस कर्ल ऑफ द फिंगर? अब देखो, मेरी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन डायग्राम में अगर आप देखें कि जो करंट है, आई होप कि डायग्राम इज क्वाइट क्लियर। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। इनफ। चलिए जी, अब अगर आप देखें बहुत ध्यान से कि करंट जा रहा है यहाँ से, और ये ऐसे करके जाएगा, एंड फिर ये पीछे से आया, एंड फिर ये आगे गया, फिर ये घूम कर आया, ऐसे करके। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिजेंबल करने की कोशिश करूँ,
तो जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, मैं वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट यहाँ से आया था एंड घूम के पीछे जा रहा था, तो द कर्ल ऑफ द फिंगर शुड गो लाइक दिस, राइट। अगर कर्ल ऑफ द फिंगर इस तरह जाते हैं तो जो मेरा थंब है वो कुछ इस तरफ इस सिमत आ गया था, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू अलाइन इट विद द डायग्राम जैसे आप इसको देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर। आई होप ऐसे ही आ रहा है, आई डोंट नो है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दूंगा तो साउथ नॉर्थ चेंज हो जाएगा। नाउ दिस थिंग बिकम्स वेरी हेक्टिक कि करंट को किस तरह ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ये चीज बड़ी हो जाएगी और ट्रबल सम हो जाती है। अब देखो इसके लिए एक 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 तरीके कार निकाला है। ऐसा है कि अगर मैं साइड वाइज देखूं अपने सोलिनॉइड को तो करंट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, जो भी है। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन से देखूंगा तो करंट मेरे पास एक तरफ से जा रहा होगा ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड से करंट घूम करके ऑपोजिट पोल से ऐसे करके आ रहा होगा, राइट। तो अगर करंट मतलब मैंने कहा ये एक साइड ए साइड बी मैंने इस तरह करके बनाई, तो अगर मैं साइड इस साइड की बात करूं जिसमें करंट ऐसे करके जा रहा है, और मैं इसको साइड वाइज यूं करके देखूंगा, सॉरी, तो करंट जनाब यूं आया था एंड वो ऐसे करके घूम रहा था जो कि कुछ क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है। तो जिस एंड पे जिस क्रॉस सेक्शन पे करंट की मूवमेंट क्लॉकवाइज है वहां पे देयर इज ऑलवेज अ साउथ पोल। एंड अब इसी चीज को अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में देखूंगा, करंट ऐसे घूमते हुए आ रहा था, तो यहाँ पे अब इट्स मूवमेंट इज नॉट सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस एंड पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करंट की नजर आ रही हो वहां पे बन रहा है आपके पास नॉर्थ पोल, ठीक है। नाउ ये भी एक बेसिक सी चीज है जो आई गेस आप लोग ने ए लेवल्स सॉरी ओ लेवल्स के अंदर देखी होगी। इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है एग्जामिनर का हमारे पास कि जनाब ये सोलिनॉइड के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, बट स्टिल हम लोगों ने इसको रिव्यू किया। देखिए अब बात करें इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर, इसकी फ्लक्स डेंसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर सबसे पहली जो बात हमने कही थी कि जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इट्स यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे खेल है नंबर ऑफ लूप्स का। अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाता चला जाऊंगा, पूरी लॉजिक फ्लैट कॉइल से हम समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ लूप्स के बढ़ाने से मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उतने ही टाइम्स बढ़ती चली जा रही थी। तो मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब ये एन क्या है, एन मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि एन इज नंबर ऑफ लूप्स। तीसरी चीज बहुत मजेदार है, तीसरी चीज है लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ कौन सी लेंथ है, ठीक है ना, ये किस चीज की लेंथ की बात हो रही है, ये बात हो रही है सोलेनोइड के अपने लेंथ की, ठीक है। जब मैं इसको एक सिलिंड्रिकल शेप में लेकर के आया था तो इसकी एक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक बन चुकी हुई थी, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, राइट। नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ से क्या मुराद है, अगर आप इस चीज को गौर करें एन ओवर एल के फैक्टर को, ठीक है, तो ये बन जाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ लूप्स पर लेंथ। इस चीज को उस तरह समझे कि देखिए एक अरेंजमेंट है आपके पास, आप नंबर ऑफ लूप्स ना बढ़ाएं, आप लेंथ कम कर लें, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ रही है, देखें, वन अरेंजमेंट इज कि मैं इसको इसके ऊपर लपेट रहा हूँ, ठीक है, और एक सोलिनॉइड की शक्ल ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आपके सामने दिए चार लूप। मेरे पास इन्हीं चार लूप का एक दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं इनको बहुत करीब कर देता। अब मैं जब करीब कर रहा हूँ, जिस गैप में मेरे पास एक लूप आ रहा था उसी एक स्पेसिफिक गैप के अंदर मेरे पास ये कोई चार लूप आ चुके हैं। तो आई एम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। सादा लफ्जों में मैंने एन चेंज नहीं किया, मैंने लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड कम कर दी। अब लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड कम करने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। इस चीज की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर बाई चांस कभी आपने किसी मोटर की किसी फैन की वाइंडिंग देखी हो, ठीक है,
खिलौनों में से निकलती है, या फिर कभी फैन रिपेयर होते हुए देखा हो, नहीं तो किसी टीवी ऐड वगैरह के अंदर देखा होगा। तो वहाँ पे वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा क्लोज्ड होती है, मतलब उसके बीच में कोई एयर गैप नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, एयर गैप वो एक सेंस नहीं है, बट ये है कि वो बिल्कुल ही ऐसे रीज़न इज़ कि हम उसकी लेंथ कम करते हैं, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा रहे होते हैं। तो एक सोलेनोइड की जो फील्ड्स फ्लक्स डेंसिटी है, वो करंट के साथ-साथ नंबर लूप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगेन अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट आपके पास फ्री स्पेस का वही फैक्टर लगेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 by 10⁻⁻⁷. So this is the magnetic flux density for a solenoid. ठीक है, जितने मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना पास्ट पेपर्स में, उसके अंदर इत्तेफाक है ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, मतलब एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको ये फैक्टर याद हो, ठीक है ना? बट स्टिल डिटेल में इसलिए देखा कि हमने अ, इसके कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल करने हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी लिख रहा हूँ, वो आप मेरे साथ साथ इसको लिखेंगे। लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ लूप्स in a flat coil are increased, it forms a cylinder referred as a solenoid. ठीक है? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ अ solenoid, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a solenoid is determined by right hand grip rule. ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करके लिख दिया, राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल की जो असाइनमेंट्स थी कि हमने किस चीज को क्या असाइन किया हुआ था काम, वो ये है कि थंब इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ, एंड जो कर्ल है फिंगर के, दे आर रिप्रेजेंटिंग करंट। ठीक है, चलिए। अच्छा, दे माइट बी अ डिसकनेक्शन, मतलब क्लास माइट एंड इन बिटवीन, क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है ना वो उसका कैंसिल हो गया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो वील रीस्टार्ट, जैसे ही ये होता है वी गॉट 10 मिनट्स नाउ, तो जैसे ही होगा तो फिर हम उसको रीस्टार्ट कर देंगे क्लास को, ठीक है? तो आप रीजॉइन कर लीजिएगा फ़ौरन से। अच्छा, तो आगे क्या बात लिखनी थी? आगे हमने लिखनी थी कि द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ सोलेनोइड इज प्रोपोर्शनल टू current number of loops and inversely proportional.
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। वो एक ही फैक्टर बना करके भी मैं इसको लाइन डेंसिटी करके इसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, चले, ये तो थी बेसिक स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं इसके मेजर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको डेफिनेटली आपने बचपन से भी पढ़ रखा हुआ होगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमने फ्लक्स डेंसिटी को भी एफ ओवर आई एल से क्यों जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया था कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर और ये वाली चीज़ें हमने इसको सिर्फ सीधा सीधा मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया से क्यों डिफाइन किया। तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही है फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट जिसको हम मोटर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं अपने चाइल्डहुड से, मतलब दैट्स ओ लेवल्स। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा और वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना। लॉजिक इज सिंपल कि अब तक हमने बात की एक वायर की जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रहा है, जिस करंट उसके अंदर पास हो रहा है इस वजह से। अब एक चीज जरा रिकॉल करें कि हमने एक चीज, बहुत कॉमन सी चीज है, वो पढ़ने के से पहले भी हमें आती थी, वो ये कि जब दो मैग्नेट्स को करीब लाया जाएगा तो उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स मौजूद होगी। ठीक है, सादा लफ्जों में मैं कह सकता हूँ भाई, जो दो मैग्नेट्स को करीब लेकर आऊंगा तो देयर वुड बी एन इंटरैक्शन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फॉर्म में एक इंटरैक्शन होगी। ठीक है ना, देयर वुड बी अ मोशन ड्यू टू दैट इंटरैक्शन। अब अज्यूम करें कि जनाब एक वायर है जो जिसमें से करंट जा रहा है, तो वो इस वक्त एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब उस वायर को, जो कि एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आ जाऊं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड से हट करके अगर कोई दूसरा मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया। तो इस वायर को मैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आ जाऊं तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जैसे मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के फील्ड रीजन के अंदर लेकर आया हूं, और अब वो दोनों अपनी एक दूसरे की फील्ड की वजह से एक इंटरैक्शन कर रहे हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे, जो कि हम बचपन से जानते हैं। इसी लॉजिक के तहत आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो वायर है, जो कि खुद एक मैग्नेट है फिलहाल, को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आऊं, तो ड्यू टू देयर म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो एक वो क्रिएट होगा, देयर वुड बी एन इंटरैक्शन, देयर वुड बी अ डायनामिक इंटरैक्शन, जिसकी वजह से द वायर और द मैग्नेट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब देयर वुड बी अ मोशन। ये एक लॉजिक है। अब इसको हमने टेस्ट किया। हमने इसको टेस्ट इस तरह किया कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्रिएट की कि हमने दो मैग्नेट्स रखे, अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सच दैट कि जो फील्ड है वो काफी हद तक पैरेलल फील्ड बनी। अब ये मैंने सिर्फ क्रिएट करने के लिए बनाया था। जो फील्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो हम अपने दिमाग में लेकर के आ रहे हैं, वो फील्ड काफी हद तक कुछ इस टाइप की फील्ड होगी, जैसे पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी। तो इस टाइप की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, कुड बी डाउनवर्ड्स, कुड बी अपवर्ड्स, कुड बी इनटू द पेज, कुड बी आउट ऑफ द पेज। ठीक है ना। ये एक फील्ड थी जो कि टेक्निकली डाउनवर्ड्स थी। इसके साथ मेरे पास एक वायर मौजूद था, और इस वायर का जो आपके पास करंट, जो करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है, दैट इज इनटू द पेज। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, और जो आपके पास वायर है दैट इज इनटू द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Now, this wire is placed in between that magnetic field such that, एक खास बात आ रही है, such that कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है ना। मतलब इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, तो यहाँ पर आपके पास
एक जो करंट था इट वाज ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, तो 90 डिग्री का रिलेशन रहना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री का रिलेशन है, राइट। अब 90 डिग्री के रिलेशन का कॉन्सेप्ट भी साथ 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 समझाऊंगा, मतलब आगे समझाऊंगा। मैं ऐसा लेकर के आ गया। अब आप गौर करें कि जब मैं इसको यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं इसको लेकर के जब आया, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी जब मैंने इसके सेंटर में ऐसे रखी है, मतलब वायर में फील्ड के अंदर लेकर आ गया हूं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि द राइट साइड ऑफ द वायर, इसमें इसकी फील्ड लाइंस भी डाउनवर्ड जा रही हैं, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी डाउनवर्ड जा रही है। तो कहानी कुछ यूं हुई कि दोनों की तरफ से जो फील्ड लाइन थी वो एक ही डायरेक्शन में थी, तो इस राइट हैंड साइड वाले एरिया के अंदर जो फील्ड स्ट्रेंथ है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ चुकी हुई है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों की तरफ से एक ही डायरेक्शन में थी, तो फ्लक्स डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड बढ़ गई। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यही काम ऑपोजिट हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी दैट वाज स्टिल डाउनवर्ड्स, बट जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड थी ड्यू टू द वायर वो घूम करके सिंस ऊपर जा रही है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इन्होंने इनके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है, और जो रिजल्टेंट होगा वो ये कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर वुड बी अ लेसर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी आपके, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे दोनों की डायरेक्शन सेम डाउनवर्ड होने की वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा थी, राइट, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी। अब ये तो काम हो गया। अब आगे सुनो क्या होगा। आगे ये होगा कि जब भी आपके पास देयर वुड बी एन इम्बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ जिस एरिया में ग्रेटर स्ट्रेंथ है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, वहां से लेसर फ्लक्स डेंसिटी की तरफ एक फोर्स लगेगी। चले, यहां से मुझे इसको आई एम नॉट अपग्रेडिंग इट नाउ। चले जी माई केस ऑन, ठीक है। चले, हम बहुत ही कोई डीप कॉन्वर्सेशन के अंदर चल रहे थे मैग्नेटिज्म की, तो वो डिस्टर्ब हो गई, दोबारा डिस्कस कर लेते। कि मैंने कहा था कि अब हमारे पास हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ द फील्ड लाइन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द फील्ड लाइन तक एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ये फोर्स लगेगी किस पे? डेफिनेटली ऑन दी वायर। तो अब ये वायर जो है ड्यू टू दी फील्ड पैटर्न एक राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है लेफ्ट हैंड साइड पे, द वायर एक मूवमेंट शो करता है। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई दो वायर्स के, दो मैग्नेट्स के इंटरेक्शन से एक मोशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस की। दिस इज रेफर्ड एज मोटर इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी ये तो बहुत डिटेल देख ली ना, अब इसकी पहले सादा सा बात करते हैं। सादी सी बात यह है कि जिसमें वो मौलवीज में बताते हैं बच्चों को जनाब कि अगर एक वायर जिसमें से करंट जा रहा है, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा, तो दैट वायर वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द थर्ड एक्सिस, मतलब द फोर्स वुड बी परपेंडिकुलर टू द current also and the force would be perpendicular to the magnetic field also। ये जो तीन क्वांटिटीज अब यहाँ पर आ चुकी हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, द करंट एंड द फोर्स, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस फोर्स, तो कुछ यूं है कहानी आपके पास कि ये तीनों जो है ना वो तीन अलग अलग एक्सेस पे चल रही है, एक्स वाई जी। ठीक है ना, एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड है, वाई पे करंट है, तो फोर्स लगेगी जी के ऊपर आपके पास, राइट। और सिचुएशन हमने कुछ इस तरह की रखी थी कि जिसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि मैग्नेटिक फील्ड थी पैरेलल आपके पास डाउनवर्ड्स, करंट जा रहा था आपके पास उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन दी लेट से एक्स एक्सिस।
तो ये जो z एक्सिस है ना, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, यहाँ पर वायर मूव करेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वायर इज मूविंग ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब ये ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की कहानी हम देखेंगे इसके रूल से, दैट डिसाइड्स किसी डायरेक्शन की होगी। तो जो आपके पास द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वो डिटरमाइन कर रहे हैं थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये भी याद होगा, ओलेवस में किया था, ठीक है, बड़ा फनी से लगता था ओलेवस में करना इसको, तो यहाँ पर भी उतना ही फनी है। वो ये है कि आप अपने सीधे हाथ को इस तरह रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलतियां होती हैं तो एक दफा गौर से देखना। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर उसके परपेंडिकुलर एंड थंब इस तरह रहेगा। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। असाइनमेंट देख लो, एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई, थंब से स्टार्ट करना, एफ बी आई, ठीक है ना। एफ बी आई याद रहेगा, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई इज द करंट। तो अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है? तो इस्तेमाल इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने दो चीजें तो फिक्स कर रखी हुई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड करंट, एंड फोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप इन दो चीजों को अलाइन करेंगे अलोंग विद दी डायरेक्शंस। तो अब अपनी डायग्राम पे चलते हैं, पहले इस वाली डायग्राम से एग्जांपल लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये इस वाली डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो ये जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स साउथ होगी, नॉर्थ से साउथ। तो मेरा हाथ जाएगा डाउनवर्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम द करंट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो वो थोड़ी सी अरेंजमेंट खराब हो रही है मेरी, तो वो यूं करके जाएगा। और अब जो यूं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हो गया। तो अब ये जो थंब है वो इस सिम्स को दिखा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वायर, दैट वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसी को मैं, इसी चीज को एक सिंपल डायग्राम में देख लूं जहां पे मेहनत कम करनी पड़े मेरे हाथ को, वो ये वाली है। यहाँ पे आपके पास द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल डाउनवर्ड, तो हाथ आपके पास ऐसे था। करंट जो है वो अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू माय स्क्रीन कुछ इस तरह करके जा रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। तो फोर्स जो है वो इनवर्ट्स लगेगी। तो ये वायर विद रिस्पेक्ट टू आवर डायग्राम एक अंदर की जाने फोर्स फील करेगा, मतलब ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर पुश हो जाएगा, राइट ना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाली बात बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन फैक्टर्स को देखते हैं ना। ऐसा कुछ है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी जाने मैं नॉर्थ आप साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, करंट ऐसे जा रहा था, तो फोर्स यहाँ लग रही है ऊपर की जा रही है। तो जो वायर था ना, जो ये वाला वायर था, मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर की तरफ उछलेगा ना। अगर मैं एक वक्त में एक चीज की डायरेक्शन चेंज करूं, मतलब या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्वैप करूं या फिर मैं करंट को स्वैप करता हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे? बारी बारी करके देखते हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यू नॉट आई एम साउथ, तो कुछ अरेंजमेंट ऐसी हुई, अब फोर्स डाउनवर्ड हो चुकी हुई है। अगर मैं ये नहीं करता, नॉर्थ साउथ ऐसे ही रखता, करंट जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड की जगह करंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, तो फोर्स दोबारा डाउनवर्ड हो गई है। तो एक वक्त में एक चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज हो जाएगी, लेकिन एक वक्त पे दोनों चेंज कर दो, मतलब नॉर्थ साउथ की अरेंजमेंट भी चेंज कर दी और डायरेक्शन ऑफ द करंट को भी चेंज कर दिया, तो आपके पास फोर्स अगेन अपवर्ड ही लग रही है, दोनों को एक साथ चेंज कर दिया, राइट। अब बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर होने के ऊपर। ये परपेंडिकुलर होना शर्त है क्या? नहीं है, परपेंडिकुलर होना शर्त नहीं है। आप वायर को टेढ़ा रख दें, ठीक है, मतलब वायर को आप ऐसे कर दें, ठीक है, लेकिन ऐसे करने में नुकसान ये है कि फोर्स कम लग रही होगी। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर होने पर वाकई डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड कर रहा है? अब इसका एक मैथमेटिकल और एक कॉन्सेप्चुअल रीजन सुनिएगा। देखिए, मैथमेटिकल रीजन ये है आपके पास कि, चलिए जी, ये मैथमेटिकल रीजन जो है ना वो समझाने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर समझाए बगैर सुकून भी नहीं मिलता। मैथमेटिक्स ये कहती है कि दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी सच दैट कि बी और सी को आपस में परपेंडिकुलर होना है। तो उनके दरमियान जो रिलेशन रहता है वो साइन थीटा का रहता है, मतलब उनके अंदर जो वेरिएशन रहती है वो साइन थीटा की रहती है। तो ऐसा है कि जब तक बी और सी आपस में 90 डिग्री है तो साइन 90 आपके पास रहेगा 1।
साइन 91 रहेगा तो जो ए है वो मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करेगा। अब आप इसको डिक्रीज करते चले जाओगे ना तो ये आपके पास 0.9 0.7 एंड आप पैरेलल कर दो, मतलब एंगल जीरो कर दो, तो ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को, मतलब फ्लक्स डेंसिटी को और करंट को 90 डिग्री के एंगल पे रखोगे तो फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट। अब जैसे जैसे मैं इनके दरमियान का एंगल कम करता चला जाता हूं तो ये जो 0.9 0.8 0.7 का फैक्टर इसके साथ जुड़ चुका हुआ है, उसकी वजह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम से लेसर होता चला जाएगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वाई, लेकिन लेसर मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रीजन अब ये तो हो गया मैथमेटिकल रीजन इसका। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद P3 के अंदर पढ़ते, तो इफ यू हैव मैथ्स तो आप इसको देख लोगे। जो भी चीजें आपस में पैरेलल होती हैं उनके दरमियान कोसाइन का रिलेशन होता है, जैसे वेक्टर। ठीक है, जो भी चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके दरमियान साइन का रिलेशन होता है, जैसे ये, जैसे टर्निंग इफेक्ट। ठीक है ना, टर्निंग इफेक्ट भी आपको एस में याद होगा, एफ डी साइन थीटा लिखा था और ब्राइडन को एफ डी कॉस थीटा लिखा था, वहां पे पैरेलल साइन है। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन है। अब इसको कॉन्सेप्चुअल रीजन देखो। कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है कि आपके पास अगर मैं वायर को, गलत हो गया, चलिए, अगर मैं वायर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, मतलब ऐसे, ठीक है, तो अब जो आपके पास फील्ड पैटर्न बन रहा है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, जिनका इंटरैक्शन वुड कॉज अ फील्ड जो कि हर तरफ से सिमेट्रिकल होगी, कहीं से ज्यादा नहीं, कहीं से कम नहीं। ठीक है, तो इनकी इंटरैक्शन एक तो लीस्ट होगी, प्लस जो इंटरैक्शन होगी जिसको पेपर पे दिखाना बड़ा मुश्किल है वो ये है कि वो हर पॉइंट से सिमेट्रिकल होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो एक दूसरे के लिए सेम होगी, परपेंडिकुलर, राइट। जैसे यहाँ पे आ रहा था ना कि कहीं पे ऑपोजिट है, कहीं पे सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर जगह से वो एक ही चीज है, परपेंडिकुलर। तो इस वजह से जो फील्ड, जो कंबाइंड पैटर्न बनेगा वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनेगा, यूनिफॉर्मिटी में मोशन नहीं आएगा। मोशन का कॉज क्या था, आपके पास ये एसिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से फोर्स नहीं लगने वाली आपके पास। हाँ, आप एंगल ले आएंगे ना थोड़ा सा, तो अब आपके पास स्लाइट इफेक्ट होगा। अब वो स्लाइट इफेक्ट क्या चीज होगी, वो स्लाइट इफेक्ट ये है कि आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बातें बताई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा आता है कि आपके पास जो फोर्स है, सॉरी जो वायर है, नाउ इट इज इंक्लाइंड सच दैट कि इट द करंट हैज एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स डेंसिटी। तो करंट जो है, नाउ इट्स मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मुझे लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब मैं दो चीजों का यहाँ पे कंपोनेंट ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर का कंपोनेंट ले सकता हूँ, द एंटायर लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट वुड बी एल साइन थीटा। या फिर मैं वो कंपोनेंट ले सकता हूँ ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, दैट इज बी साइन थीटा। तो वुड बी गुड कि मैं मतलब इक्वली गुड कि मैं एल साइन थीटा लूं या बी साइन थीटा लूं, तो हमें एक साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा ऑफ ई एनी ऑफ द क्वांटिटी इन दैट केस। तो ये तो होगी इसकी मैथमेटिक्स की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि मैंने छेड़ भी दी, जो मुझे रियलाइज हुआ कि पहले ये वाला फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो देखिए, ये जो फोर्स लग रही है ना, ये किन मैथमेटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उसको देखें, ताकि वो जो बात छिड़ गई थी बीच में से साइन थीटा वाली, वो भी जरा तफसीली समझ में आए। देखिए, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, पहली बात, इट इज प्रोपोर्शनल टू बी। जितना ज्यादा, अच्छा अब ये बी कौन सा बी है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेट आप लेकर आए थे ना, ये उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेट, एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वायर की फ्लक्स डेंसिटी नहीं है। वायर की क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही है, करंट। वायर के अंदर जितना ज्यादा करंट होगा, डेफिनेटली वायर की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी एंड डेफिनेटली फोर्स भी उतनी ज्यादा लग रही होगी। तीसरी चीज देखें, लेंथ ऑफ द वायर।
लेंथ ऑफ द वायर क्यों है? देखिए बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब जहाँ तक वायर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह करके स्लीव बना हुआ है एक पूरा, जो मैं बार-बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन क्या पूरा वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, फोर्स तो वो पार्ट कर रहा है जो कि इंटरैक्ट कर रहा है, और इंटरैक्ट वो वाला पार्ट कर रहा है जो कि फील्ड रीजन के अंदर मौजूद है। तो द एंटायर लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वो वाली लेंथ हमने यहाँ पे शुमार करनी है। जितना ग्रेटर लेंथ होगा, डेफिनेटली इंटरैक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा है, आपके पास फोर्स भी उतनी ज्यादा लग रही है। तो जो थर्ड फैक्टर आता है आपके पास, वो है लेंथ का। तो आपके पास द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर बन जाता है बी आई एल, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड करंट इन दी वायर थ्रू दी वायर, और लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तभी यहाँ पे मैंने जो लेंथ का कंपोनेंट बनाया था, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लेंथ जो है वो एट एन एंगल बन रही है, तो आप पूरी लेंथ ये वाली नहीं लेना, आप सिर्फ ये वाला लेंथ भाई, इतना जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट वुड डू द वर्क। टेक्निकली तो मैंने, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखे जाऊँ सर, लेंथ का कंपोनेंट कैसे इंटरैक्ट कर सकता है, अगर आप इंटरैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब जो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी है ना, उसका एक कंपोनेंट इंटरैक्ट कर रहा है। तो बी साइन थीटा लिखता है तो वो भी की बात हो जाती है, मैंने एल साइन थीटा लिख दिया, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, पिक्चर देख करके सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ से अपनी वो वाली बात रिकॉल करो, हमने फ्लक्स डेंसिटी को किस तरह डिफाइन किया था, बी इज टू एफ ओवर आई एल, force experienced by the wire carrying unit current having a unit meter placed perpendicular to the field। ये भी बात लिखी थी, तो परपेंडिकुलर वाला फैक्टर भी यहाँ से आ जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी को बेसिकली हम इस मोटर इफेक्ट से समझ रहे होते हैं। तो आई होप ये वाला फैक्टर, ये जो चीज काफी ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतनी डिटेल जाएंगे, वो आपके समझ में आई गई। तो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ यहाँ पर, कोई ऐसी चीज? इज एवरीथिंग क्लियर, एवरी कॉन्सेप्ट? चलें जी, गुड हो गया। चलें, अब नेक्स्ट स्टेप है, मुझे यहाँ से पासवर्ड स्टार्ट करने हैं इसके। तो पासवर्ड हम ही डेफिनेटली अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले से लिख करके रख लूँगा, ठीक है, और वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि हमारे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। हम इसको सिर्फ रिव्यू करेंगे, जो सारी बातें अभी हमने बताई हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, सो दैट हमारा वक्त ज़ाया ना हो। नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करने के बाद हम देखेंगे पासवर्ड्स ऑफ द इंटायर थिंग जो अब तक हमने पढ़ी है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे एंड फिर आगे जो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़नी है उससे रिलेटेड होगा। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं डिस्कस ज़रूर करूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं है, एप्लीकेशन है, ठीक है। सो मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास, दैट वुड बी टुमारो, ठीक है ना। आई विल अपडेट द टाइम। अल्लाह हाफिज़।